बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं सर्वे की। सीएस का ताजा सर्वे हिंदू अखबार में छपा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है इस सर्वे के अंदर, वही हम आपको दिखा रहे थे। सर्वे के मुताबिक ये सवाल कि आप चुनाव में किसको वोट देंगे, जिसको हम अगर कहें सरल भाषा में कह लें तो किस पार्टी को कितना वोट पड़ेगा। 40% भाजपा जो पिछली बार 37% पर थी, और एनडीए 46% जो पिछली बार 45% पर था। मतलब भाजपा अपना वोट 3% बढ़ा रही है, एनडीए अपना वोट 1% बढ़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी 21% वोट, 2% कांग्रेस का वोट बढ़ सकता है। और इंडिया गठबंधन चूंकि पहली बार बना है वो 34% पर आ रहा है। दूसरी जो अहम डिटेल है वो ये है कि गरीब आदमी 43% कह रहा है हम भाजपा को वोट करेंगे। लोअर मिडिल क्लास कह रहा है 44% हम भाजपा को वोट करेंगे। मिडिल क्लास 47% कह रहा है हम भाजपा के साथ हैं। अपर मिडिल क्लास कह रहा है 56% हम भाजपा के साथ हैं। मतलब ये अमीर गरीब वाला जो नैरेटिव बनाया गया था, अमीरों की सरकार वाला, वो तो कहीं सर्वे में दिखाई नहीं दिया। अब तीसरा जिसका जिक्र राहुल जी ने किया था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वोट बढ़ रहा है भाजपा का तो कहां से बढ़ रहा है। उत्तर भारत में भाजपा पीक पर है, राजस्थान, गुजरात, ऐसे राज्यों में, यूपी के अंदर, आप बिहार के अंदर कहां से बीजेपी का वोट पड़ेगा। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी जगह पर। नॉर्थ और वेस्ट, गुजरात और महाराष्ट्र, यहां ऑलरेडी भाजपा बहुत अच्छा कर रही है। मैं आपको कंपैरिजन दूंगा। साउथ में भाजपा कहीं थी नहीं। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे 7 सिस्टर्स प्लस आसाम, और ईस्ट के 2 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब आप देखिए साहब कहां किसको कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने सर्वे आ रहा है, चुनाव में किस क्षेत्र का कितना वोट मिलेगा बीजेपी को और कांग्रेस को, या इन दोनों के गठबंधनों को। नॉर्थ प्लस वेस्ट, भाजपा को वोट मिल रहा है 50%, 50% वोट। पूरे नॉर्थ और वेस्ट में यह सर्वे कह रहा है कि 50% वोट भाजपा को मिल सकता है। यह 48% था, 48% था पिछली बार, 2% वोट बढ़ गया है। जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जहां अच्छे हैं वहां और बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ का मतलब हुआ हम जहां बैठे हैं, ये दिल्ली है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों के अंदर 50% भाजपा वोट ले सकती है 48% से बढ़कर के, और कांग्रेस प्लस को 40% वोट आ सकता है। इनका वोट भी बढ़ रहा है, 22% से बढ़कर 40% हो रहा है। मतलब अन्य जो है यहां पर वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन दिखाई दे रहा है ये। मतलब आप सीधे कहें तो मोदी बनाम राहुल, हमको तो यही दिखाई दे रहा है। अब आइए साहब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आप ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी का वोट 34% से बढ़कर, साउथ आ रहा हूं सर, साउथ वाला उससे पहले आया था, अभी आएगा, संक्रांति का आ जाएगा। चलिए साउथ पहले बता देता हूं मैं। 18% वोट था पहले। साउथ के कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हैं दक्षिण भारत के। भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी सीटें थी इसमें, वो सीटें आई थी, 4 सीट तेलंगाना से आई थी और कर्नाटक से 25 सीट आई थी। 29 सीटें थी वहां से। और ये आप सर्वे देखेंगे, सर्वे कह रहा है 18% से वोट बढ़कर 38% वोट जा रहा है। 20% वोट बीजेपी का साउथ के 5 राज्यों से बढ़ सकता है। अब ये करिश्मा है या नहीं है, आप सोचिए। और इससे आपको पता लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इतने दौरे दक्षिण के क्यों कर रहे हैं। अगर वहां से नतीजा ना निकलता हुआ उनको दिखता तो इतनी ऊर्जा, इतना वक्त वहां पर नरेंद्र मोदी कतई नहीं देते। इस कम से कम चुनाव में, वैसे चाहे वो फोकस रखते अपना। 20% वोट साउथ के अंदर बीजेपी प्लस का, एलाइज का बढ़ रहा है। अब एलाइज भी कहां है वहां पर? एलाइज वहां तमिलनाडु में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन है, तेलंगाना में कोई गठबंधन नहीं है, कर्नाटक के अंदर जेडीएस वैसा कोई बहुत बड़ा गठबंधन नहीं है, केरल में कोई गठबंधन नहीं है, केवल एक आंध्र प्रदेश में आप कह सकते हैं एक बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन है, तेलुगु देशम। वरना बाकी सब राज्यों में लगभग बीजेपी ऑन इट्स ओन है, अकेले अपने दम पर ही लड़ रही है। और ऐसी स्थिति में अगर वो 20% वोट अपना बढ़ा रही, तो आप समझिए कि दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाकई कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। 20% वोट बढ़ाने का मतलब कितनी सीटें होती है 29 से बढ़कर के, ये हम लोग अभी चर्चा कर सकते हैं। बढ़े, मैं ये आता हूं सर, जरा ये पूरा कर दूं। अब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भी देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें यहां भाजपा पहले ही बहुत लगभग मैक्सिमम पर है। बचती हैं 42 सीटें पश्चिम बंगाल की और 21 सीटें बचती हैं उड़ीसा की। ये हो गई 63 सीटें। अब इन 63 सीटों वाले दोनों प्रदेशों के अंदर आप देखिएगा वोट जो बढ़ रहा है, 34% से बढ़कर 47% वोट जा रहा है। 13% वोट भाजपा अपना पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर बढ़ा रही है। अब 13% का मतलब आप समझिए, मतलब बंगाल में, हमने आपको अपना एक सर्वे दिखाया था कुछ हफ्तों पहले,
जिसमें दिख रहा था कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को पछाड़कर बंगाल की नंबर 1 पार्टी बन सकती है। अब ये नंबर 1 से अब ऐसा लग रहा है ये अपनी गैप भी बढ़ा सकती है बंगाल के अंदर। ऐसा ही कुछ उड़ीसा में होता हुआ दिखाई दे रहा था। उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार शायद 8 सीटें थी, शायद 8 सीटें थी, ज्यादा सीटें बीजेडी को मिली थी। इस बार बीजेपी उड़ीसा के अंदर भी उससे बहुत बेहतर कर रही है। ये सर्वे जो है साहब दिख रहा है। आप बोले राव जी। देखिए ये जरूरी नहीं होता। देखिए अब जैसे मैंने आपको उस वक्त भी बोला था, इस वक्त बीजेपी जो है ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में कुछ सीटें या फिर जो केरल है वहां पे भी कुछ सीटें बढ़ाएगी, ये दिखाई देता है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि बहुत सारी सीटें जीते, जितने भी 3-4 जीतेगी उसमें वोट परसेंटेज क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट। लेकिन 20% वोट साउथ में बढ़ाना। देखिए अब इसमें एक राज्य बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है तेलंगाना। तेलंगाना में जो फाइट इस वक्त होगी वो होगी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये पहली बार होगा। बीआरएस जो है वहां पर जिस तरह से ढला है उनका ग्राफ, वहां पर जो वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ेगा वो भी ऐड। नहीं, आपको ये मानने लायक लग रहा है कि दक्षिण में 20% वोट भाजपा का बढ़ जाएगा? देखिए मैं कह रहा हूं 2 सीटें जीते, सीट की बात ही नहीं कर रहा। मेरी बात समझिए, आप बात समझिए। 2 सीटों पे 50% से जीत गए आप, तो कितना हुआ? 50% ही बढ़ा ना सर। ओवरऑल 5 राज्य में 20% आपने कितनी लड़ी सीट उस पर भी डिपेंड करेगा। सौरभ जी ना उतनी परसेंटेज बढ़ सकता है। हाँ सर। सौरभ जी देखिए, ये हम 5 राज्यों का आकलन कर रहे हैं जिसमें कर्नाटक भी है, और कर्नाटक और पिछले सारे राज्यों का हम आकलन करके कह रहे हैं कि पिछली दफा जो भारतीय जनता पार्टी थी वो 18% पे थी, और पिछली दफा कर्नाटक में उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सही। अब मान करके चलते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उस बेहतरीन प्रदर्शन को दोबारा दोहराती है कर्नाटक में। उससे जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं वो आज के दिन में यही कह रहे हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पिछली दफा से थोड़ी नीचे जा सकती है, आगे नहीं जा सकती है। इसका मतलब यह है कि वो 18% जो है हम मान करके चलते हैं, वो बेस मान लीजिए। तो ये जो 20% है आ रहा है वो बाकी 4 राज्यों के आकलन में आ रहा है। तमिलनाडु और 20% का ये जो जंप है भारतीय जनता पार्टी का, हो सकता है कि वो ये दक्षिण के एक राज्य से बाहर बहुत ज्यादा इसमें एक चीज और, इसमें एक कैवेट और लगा दीजिए कि इसमें हो सकता है एक बड़ा चंक टीडीपी का, आंध्रा का भी हो। मैं इसीलिए उसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 20% का उछाल होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। जिसे आप कह रहे थे कि पिछली 3.6% है तमिलनाडु का भारतीय जनता पार्टी, तो वो 3.6% उसके बेसिस पर है कि कितने वोट पड़े थे, उसका कितना परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, उस पर निर्भर करता है परसेंटेज ऑफ वोट्स। ऐसी स्थिति में 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हो सकता है इसमें कि 5 सीटों पर यदि इतना बड़ा उछाल आ जाए, बहुत बड़ा उछाल आ जाए, या 10 सीटों पर, तो 10 के 10 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में। और एवरेज हो सकता है कि यदि अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ा एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वोट्स हो, तब हो सकता है कि उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाए, यह भी इसकी संभावना है। तो इसलिए, लेकिन एक बात बहुत साफ दिखता है कि नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि वो पैन इंडियन पार्टी है। बिल्कुल और जिसकी धमक, जिसको मैं कह सकता हूं, आज इसकी धमक जो है वो दक्षिण के राज्यों में बहुत साफ। मैं तो ईस्ट के राज्य भी कह रहा हूं, बंगाल और उड़ीसा भी कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी, दक्षिण में 20% ग्राफ बढ़ सकता है एनडीए का, और ईस्ट में 13%। देखिए, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से दोहराता हूं कि दक्षिण भारत दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा है, और कई दशक के बाद ऐसा हो रहा है। अब वोट प्रतिशत कितना बढ़ेगा, ये सर्वे आते हैं तो थोड़ा सा हमें एक आइडिया देते हैं, लेकिन जो मोमेंटम क्रिएट होता दिख रहा है, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में, रैलियों में, रोड शो में जिस तरह का दृश्य देखने को मिलता है, तो वो बता रहा है कि कहीं न कहीं जिस दक्षिण भारत को हम कहते हैं, और विशेष करके जिसको तमिलनाडु की बात करें, द्रविडियन लैंड को, या फिर जिसको हम कहते हैं केरला की बात करें, वहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त ट्रैक्शन मिल रहा है। सीटों में कितना परिवर्तित होगा अभी भी कह पाना कठिन है। अब यहां एक चीज और समझने की है, जिसको बार बार देखते हुए, जैसे उदाहरण के लिए ये ना कि पूरा का पूरा विपक्षी गठजोड़ 40% पे खड़ा हो गया। अब इसको यहां ये भी ध्यान रखिए कि 39 वाले तमिलनाडु में डीएमके तो बहुत बड़ी पार्टी है ही है, कांग्रेस उसकी पिछलग्गू है। 80 वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास तो 25-30% वोट है ही है, कांग्रेस पिछलग्गू है।
यानी ओवरऑल जब हम 2024 के नतीजे आने के बाद देखेंगे तो कांग्रेस फिर से फिसलती हुई दिख रही क्या? आप भले ही आज मैं देख रहा हूं आप चारों तरफ राहुल जी लगाए। नहीं इतना राहुल देखिए ये मोदी जी आज सर्वे था, हमें लगा ये मोदी जी और राहुल जी के बीच का ही मुकाबला है, मामला वही आज यही तस्वीर है। लेकिन राहुल जी की आपको ही निहारते हैं राहुल जी पीछे। नहीं मैं भी उनको पलट के देखता हूं बार-बार, लेकिन मैं कह रहा हूं राहुल जी की जो ताकत दिख रही है वो दरअसल पूरे विपक्ष की सामूहिक ताकत के तौर पर दिखती है। जब 2024 के परिणाम आ जाएंगे तब समझ में आएगा कि 19 के बाद कितना नफा कितना नुकसान, क्या पार्टी जो 52 थी उससे भी नीचे जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। एक सवाल का जवाब और दीजिए, इसमें आपको ज्यादा स्ट्राइकिंग क्या लग रहा है? दक्षिण में 20% वोट बढ़ना या मान लीजिए बंगाल उड़ीसा वहां 13% वोट बढ़ना? नहीं, मुझे लगता है कि दक्षिण में ज्यादा ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तो मैं बिना किसी संकोच के कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने जा रही है, इसमें कोई भ्रम नहीं, इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। पश्चिम बंगाल में 7 से 8 सीटें हैं जहां 30% से अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक परसेप्शन बन गया है, एक परसेप्शन बन गया कि नहीं ममता जी को तो डेमोग्राफी की वजह से कोई हरा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। रामनवमी पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कार्यक्रम में वहां फर्क दिख रहा है, संदेश खाली से वहां फर्क दिख रहा है, वहां उनके मंत्री जिस तरह की गुंडागर्दी दिख रहे हैं उसका फर्क दिख रहा है। और अगर अर्धसैनिक बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में ठीक से हो गई तो भारतीय जनता पार्टी 30 के आसपास लोकसभा सीटों पर जीतने की स्थिति होगी, यह मुझे दिखता है। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने कहना एंड में हार गई थी, कांग्रेस बुरी तरह हारी, तेलंगाना में जीती, उसने कहना क्या शुरू किया, हमें बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। हाँ कहा ना, तो इसका मतलब तेलंगाना का वोट जो इतना सारा उसको पड़ा उसके कारण उसका ओवरऑल वोट बढ़ गया। तो ये इसको समझने के लिए कि वोट परसेंटेज किस तरह से काम करता है। वो ठीक है, कर्नाटक से मेजर चंक आएगा बीजेपी को, तेलंगाना से भी मेजर चंक आएगा, इसलिए मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इससे ये भी साफ पता लग रहा है बाकी राज्यों में भी बीजेपी को ट्रैक्शन मिल रहा है, जैसा और परसेंटेज कैसा होता है बड़ा डिफरेंट है। सूरज वो कहते हैं ना कि वो तूफान और सुनामी आती है तो वो घर उड़ जाते हैं, टीन टप्पड़ उड़ जाते हैं, गाड़ियां पेड़ उड़ जाते हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी और तूफान आने वाला है 2024 के अंदर। दक्षिण के अंदर अगर 20% वोट बैंक बढ़ रहा है, उत्तर भारत में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, प्रदर्शन किया है, लोगों ने देखा है, परखा है। दक्षिण में जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई नाम लेने वाला नहीं था, भारतीय जनता पार्टी अगर वहां ऐसा प्रदर्शन करने जा रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, उड़ीसा के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है, तो ये बता रहा है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सिर्फ और सिर्फ सुनामी और तूफान आने वाला है, जिसमें पूरा विपक्ष उड़ने वाला है। और ये तय है, मुझे लग रहा है कि अब जिस हिसाब से आपका सर्वे बता रहा है ये कि CSDS का कि इतना वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि अब की बार 370, मुझे लग रहा है ये उसके आसपास पहुंचने का एक संकेत दे रहा है ये सर्वे। जी ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, अब ये रीजन की बात भी हमने कर ली, अब मैं जरा अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। आपको सर इसमें कुछ ऐड करना है? बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत सब जगह बीजेपी बढ़ रही है। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 8-9 सीटें जो है वो कंजर्वेटिव मैं कह रहा हूं, ये तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत कंजर्वेटिव में आप 8-9 कह रहे हैं, तमिलनाडु 8-9 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी, ये आंकड़ा रह चल गया तो ये आंकड़ा रह गया तो मैं फिर कंजर्वेटिव अगर 8-9 है, अगर सिक्का चल गया, सिक्का चल गया तो ये डबल डिजिट में रहेगा। अच्छा, ये डबल डिजिट में होगा, क्योंकि पूरी वहां की नैरेटिव मुझे लगता है कि पिछले 4-5 महीनों में खास करते राम मंदिर मूवमेंट के बाद जो है वो चीजें नैरेटिव बदली है साउथ इंडिया के अंदर। अब मैं एक आपको अगला डेटा और मैं दिखाता चलूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहले बात की थी कि भाई कौन सा तबका कितना वोट कर रहा है, तो उसमें गरीब आदमी 44% कह रहा था हम भाजपा की तरफ जाएंगे। अब सवाल सीधा था, आप मोदी सरकार से खुश है या नहीं है? सिंपल सवाल। अच्छा, चुनाव के अंदर आप देखिए तो कुल जमा एक ही तो बात होती है, या हमें इसका काम अच्छा लगा या नहीं लगा, हमें ये आदमी अच्छा लगा या नहीं लगा, ये सरकार हमें अच्छी लगी या नहीं लगी। तो एक सेंस में आप देखिए तो ये मूल प्रश्न है, बिल्कुल बुनियादी सवाल है, और अच्छा हुआ ये सवाल पूछा गया। अब इसमें आदमी आप देखिएगा, मैं ऊपर से शुरुआत करता हूं, चलिए इस बार अपर मिडिल क्लास 62% कह रहा है हम मोदी सरकार से संतुष्ट हैं। मिडिल क्लास 57% कह रहा है मोदी सरकार से खुश है। लोअर मिडिल क्लास 56% कह रहा है मोदी सरकार से खुश है, और देश का गरीब आदमी 55% कह रहा है हम मोदी सरकार के काम से पूरी तरीके से संतुष्ट है। 55% गरीब आदमी कह रहा है। लेकिन फिर तो मैं यही कहूंगा ना कि लाभार्थी वर्ग इतना बड़ा हो गया है कि उसको खटाखट सब मिल चुका है, और वो खटाखट इतनी तेजी में मिला है
कि आप सोचिए, आज मैं अभी जब इस शो के लिए निकल रहा था तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है ना, बिना पढ़े तो यहाँ आ नहीं सकते, नहीं तो दर्शक देखेंगे कहीं कुछ नया तो बता नहीं रहे। 2.5 करोड़ से अधिक जिन हम घरों की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसका जिक्र करते हैं कि भैया ये वो घर हैं जिसकी वजह से जिसको मिले वो लखपति तो अपने आप हो गया। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है, यानी 2.5 और 1 3.5 करोड़। और अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप जब जो देश के 14 करोड़ के आसपास जो किसान हैं उनको जोड़ दें, और हम मान लें कि चलो उसमें से 2, 3, 4 करोड़ नाराज भी होंगे, तो भी वो 10 करोड़ बनता है। अगर 15 से 20 करोड़ की नई कॉन्स्टिट्यूंसी वो नरेंद्र मोदी ने तैयार कर ली है, तो 97 करोड़ के टोटल इलेक्टोरेट में ये 15 से 20 करोड़ कैसे चीजें चेंज करेगा, उसका एक उदाहरण है जो पुअर, रिच, अल्ट्रा रिच या दूसरे जो लोग हैं लोअर मिडिल क्लास, उसमें दिखता है और दक्षिण भारत के आंकड़ों में दिखता है। हालांकि मुझे लगता है कि कर्नाटक और तेलंगाना का शेयर इतना बड़ा होगा उसमें, और तमिलनाडु और केरल का अभी भी मैं प्रोफेसर साहब से थोड़ा सा असहमत हूं, वो 10 के ऊपर कह रहे हैं। मुझे लगता है कि 5 के आसपास सीटें हैं तमिलनाडु में जहां वो ठीक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होगी, और केरल में 3 सीटें, इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता। देश का गरीब आदमी कह रहा है, 55% कह रहा है कि हम मोदी सरकार के काम से खुश हैं। वोट जो है वो 40% के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है, एनडीए का वोट जो है 45%, 46% जा रहा है। इससे आप सीटों का अनुमान लगा ही सकते हैं, हमने उस पर आगे चर्चा कर ली।